नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मच गो। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं कानपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं और इनका एसके एकेडमी है। आज हम उनके पास आए हैं, चलिए उनसे भी थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं। नमस्कार एसके जी। नमस्कार जी। तो आपने पहले तो रंगमंच किया था, रंगमंच आपने किस सन में किया था? मैं जब छोटा था तो उस ज़माने में फिल्मों को लेकर, रंगमंच को लेके बहुत ज़्यादा मन में रहता था कि मैं उसका एक हिस्सा बनूं। आप कह सकते हैं बचपन से कला प्रेमी था। पढ़ाई के समय में भी ये जुनून रहता था कि स्कूल कॉलेज में कोई अगर प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर लें। तो एक आध बार ऑडिशन हुए स्कूल में, उनमें गया और उसमें अच्छे किरदार में सेलेक्ट भी किया गया मुझे। लेकिन वो ज़माना इस तरीके का था कि पेरेंट्स पढ़ाई के लिए हमेशा आगे रहते थे कि जितना पढ़ना है वो बता दो। और इन सब चीज़ों में जाने में अगर कोई बच्चा अपनी इच्छा दिखाता था तो वो यही समझते थे कि अगर इसमें डाल दिया हमने तो फिर ये पढ़ेगा नहीं। और मैं उन लोगों में था कि जब मैं छोटा था, 3-4 साल का, तुतलाता था। उस समय घरों में बड़ी मुश्किल से ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, तो पड़ोसियों के जब देखने जाया करता था टीवी, तो वहीं देखते देखते ज़मीन पे सो जाता था या तुतलाते हुए बोलता था कि मुझे टीवी में घुसा दो, गुता दो, ऐसे बोलता था। वो आज भी जो बुजुर्ग लोग मुझे मिलते हैं या जो उस ज़माने मेरे साथ रहते थे, वो मुझे वो सेंटेंस याद दिलाकर मेरा आज भी हंसी मजाक होता रहता है। तो ऑडिशन में सेलेक्ट होना एक अलग बात होती है। मैं किरदार जी नहीं पाया, लेकिन अगर आपके अंदर वो कला होती है तो वो कला आपको चैन से सोने नहीं देती है। और आपके अंदर ये होता है कि मैं इस कला को कहीं ना कहीं एक मूर्त प्रदान करूं। तो शायद हर एक इंसान के अंदर कोई कलाकार होता है, वो फिर अपने निजी जीवन में, अपने प्रोफेशन में, अपने कामों में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस किरदार को, उस कला को जीने लगता है। मैंने भी शायद यही किया, लेकिन आपका प्रश्न कुछ और था तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सिलेक्शन होने के बावजूद कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं किसी नाटक में जा पाया, क्योंकि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय में पढ़ता था। अच्छा अच्छा। उस जमाने में भी बिराना रोड से नवाबगंज तक जाना और आज भी जाना मुश्किल का काम था। ऑडिशन के लिए एक दिन निकालना अलग बात थी। जब ये कहा गया कि आपको रोज प्रैक्टिस के लिए आना पड़ेगा शाम को अलग, तो बस उसी समय किरदार हमारा खत्म हो गया। फिर आगे चल के जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं गुरुकुल स्टेप्स में पढ़ाता था। वहाँ मेरी शुरुआत हुई, बहुत कम एज में पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पे रंगमंच के काफ़ी मजे हुए कलाकार, नीरज हेस्टिंग्स जो मेरे मित्र भी थे, वो अक्सर कला रंगमंच की बात किया करते थे। अक्सर रंगमंच में कोई ना सक्रिय थे। हाँ, नाटक वगैरह निर्देशित किया करते थे। तो वहाँ से फिर वो अलग जग गई कि नहीं, कुछ करना है। हालांकि मैं पढ़ाने लगा था, तो उस समय मेरे जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे और मैं, उनमें कोई उम्र का बहुत फासला भी नहीं था, देखने में छोटा ही लगता था। तो एक बार उन्होंने ही कहा, जिनको मैं अपना रंगमंच का गुरु कह सकता हूँ, नीरज हेस्टिंग जी को, मित्र अलग हैं हमारे, उन्होंने कहा कि हम लोग ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में जा रहे हैं रामपुर, और वहाँ पे पार्टिसिपेट करना भी बड़ी बात होती है। 1997 की बात है। उसमें तो शायद मैं भी था। हाँ, उसमें आप भी अपनी एक टीम लेके पहुंचे थे। तो क्यों ना हम लोग अपने बच्चों को उसमें लेके चलें। अगर उसमें कुछ भी जीतते हैं हम लोग तो ये हम लोगों के लिए बहुत सुकून और वाहवाही की बात होगी। तब मैं पहली बार आपसे मिल पाया था अपने पिताजी के थ्रू। उन्होंने बताया मोहित बरुआ जी भी हैं और वो भी जा रहे हैं और वो RBI में हमारे साथ हैं। तो वहाँ जब हम कंपटीशन के लिए बच्चों का सिलेक्शन कर रहे थे, तो जो मुख्य किरदार था
उस किरदार के लिए हंसी मजाक में सही हेस्टिंग्स जी ने मुझे कहा कि ये किरदार तुम पे फिट होता है। तो मैंने हंसी मजाक में ली बात और मैंने कहा कि अब कहाँ मैं ये कर पाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारे लिए ही है ये किरदार, और तुम चाहो तो अपने हिसाब से कुछ इसमें लाइनें चेंज कर सकते हो, तुम चाहो तो मैं इसमें कुछ लाइनें चेंज कर सकता हूँ। बस होते होते मैं उस किरदार में उतर गया। और फिर वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे हैं, वो नाटक हम लोग ने किया, 3 दिन का वो शो होता है। हाँ, उसमें मुझे क्रिटिक अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। कौन सा नाटक था वो? नाटक का नाम प्रमोशन था। प्रमोशन, हाँ। और उसमें मुझे एक गुस्सैल हस्बैंड का रोल मिला था। और मुझे याद है वो 3 दिन प्रोग्राम चलता है, रात में प्रोग्राम हुआ करते थे। बरेली रामपुर की बात है। तो जब मैं जीता था तो लोगों ने मुझे उत्साह किया, कंधों पे उठा लिया था। पूरा रामपुर बरेली मुझे पहचानता था और अखबारों में मैं छपा था। आप सब लोग ने बड़ी तारीफ की थी। फिर जब कानपुर आया तो कानपुर के अखबारों में, फिर यहाँ के जितने रंगमंच के लोग थे उन्होंने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर अंदर से लगा कि रंगमंच पे ही कुछ करते हैं। तो खैर वो तो आगे नहीं बढ़ाया। हर चीज़ इच्छा से नहीं होती लाइफ में, कभी कभी ग्राउंड रियलिटीज़ पे अपने करियर के लिए काम करना होता है। जब मैं कहता हूँ बच्चों से कि अपनी हॉबी, अपने शौक़ को किनारे रखो, करियर पहले बनाओ, तो मैं कैसे अपने शौक़ के लिए अपने करियर को किनारे कर सकता था। तो मैंने क्या किया, पढ़ाना जारी किया और उसमें मेहनत ज़्यादा शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि जीत के आए थे, हिंदुस्तान में उसकी 5वीं रैंक थी नाटक की। फिल्मों से भी काफ़ी उसमें हम लोगों को ऑफ़र मिले थे, जो हम लोग ने डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, क्योंकि वो एक अलग स्ट्रगल होता है, पूरी ज़िंदगी आपको उसमें समर्पित करनी होती है। तो उस समय रोटरी क्लब ऑफ वेस्ट ने उसका मर्चेंट चैम्बर में नाटक करवाया था और हाउसफुल था वो, बड़ी तारीफ़ें मिली थी, क्लैप हुआ था। फिर महाराष्ट्र मंडल की तरफ से शो हुआ, लाजपत भवन में उसका शो हुआ और वहाँ भी बड़ी हम लोग की तारीफ हुई। लेकिन क्योंकि उस समय मैं एक टीचर के तौर पे भी उभर रहा था शहर में, और उसमें मेरा रुझान ज़्यादा था पढ़ाई को लेकर, बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि बस इतने तक इसको सीमित रखते हैं, अब आगे जाने देते हैं। वो मेरा डिसीज़न सही भी रहा। हालांकि अंदर जो चीज़ आपके जन्म ले रही होती है वो बार बार आपको कचोटती है कि कुछ करो, तुम कुछ करो। बचपन की इच्छा इतनी जल्दी जाती नहीं है। आगे चल के मैं पूरी तरीके से टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। मुझे बहुत सरस्वती माँ की कृपा रही कि मुझे हर प्रयास में सफलता मिली, लोगों ने मेरा आदर सम्मान किया। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आया जब अंदर की उथल पुथल की कब तक यही करते रहोगे, लोगों को समझाते रहोगे। कई बार तो लोग आपको समझना भी नहीं चाहते जबकि आप उनके भले की बात कर रहे होते हैं। तो कब तक इस किरदार को जीते रहोगे, टीचर वाला किरदार जो तुमने आवरण ओढ़ रखा है। कुछ अपने लिए भी कर लो यार, ज़िंदगी बहुत कम ईयर की होती है, क्या उम्र है तुम्हारी और तुमने अभी से अपने आप को जिम्मेदारियों में ढाल लिया है। तो फिर मैं ये बात आज पहली बार आपके कैमरे में शायद रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कभी अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात नहीं बताई, लेकिन आज मैं जहाँ बैठा हूँ वो सिर्फ रंगमंच का एक प्लेटफॉर्म है और 175 आपने शो किए हैं। मैं यहाँ पे जो बोलूँगा बिल्कुल मन से और वही बोलूँगा जो मुझे एक रंगमंच के कलाकार के तौर पे बोलना चाहिए, तभी इस प्रोग्राम की गरिमा सार्थक होगी। तो मैं देव साहब का बहुत फ़ैन था बचपन से। और आप मिलने भी शायद गए थे उनसे? हाँ, मैं उनसे 3 बार मिला हूँ और 2 बार तो बस यूँ ही मिला, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे 2-4 मिनट गुफ्तगू की। लेकिन एक बार मैं 2008 या 9 में जब उनके पास गया था, अपनी वाइफ अपने बच्चे के साथ गया था, उस समय मेरे मन में हर चीज़ को लेकर
एक वैराग्य सा आ गया था कि मुझे कुछ नहीं, मुझे अब फिल्मों में ही रहना है, रंगमंच में ही रहना है, चाहे मैं लिखूं, चाहे मैं गाऊं, चाहे मैं आर्टिस्ट के तौर पे काम करूं, कुछ मुझे अपने आप के लिए भी करना है। तो देव साहब ने मुझे अपने पेंट हाउस में बाकायदा समय देकर काफ़ी देर मुझे बैठा कर बिल्कुल वैसे समझाया जैसे मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि देखो पूरी ज़िंदगी का स्ट्रगल है, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारा शहर में नाम है जैसा तुम बताते हो, मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि तुम फिल्म लाइन में काम करो। हाँ, कि अब तुम फिल्म लाइन में ये उतना अच्छा नहीं है जितना ये दिखता है। हाँ, तुम अकेले हो, सही उम्र में आ गए हो, तो समझ में आता है तुम में इतनी प्रतिभा है कि तुम टीचिंग प्रोफेशन में अभी और ऊंचाइयां हासिल करोगे और अपना किरदार और गढ़ो, अपने डायलॉग्स खुद लिखो और वो बोलो, तुम्हें उसका क्लैप मिलेगा। और अगर तुम्हें सक्सेसफुली होना है तो तुम अपनी इस टीचिंग प्रोफेशन में इतना सक्सेसफुल होगे कि एक दिन रंगमंच की दुनिया में भी तुम्हारा नाम होगा। क्योंकि वो मेरे गुरु थे, मैं उनको गुरु की तरीके से मानता था। नई जनरेशन देव साहब को शायद गाने में देखती होगी आप लोगों ने, तो उनको हर तरीके से देखा है, समझा हुआ है। मैं उस पर सेकंड थॉट नहीं ले सकता था। मैं उस दिन लौट आया मुंबई से और उसके बाद मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं फिल्मों में जाऊं या रंगमंच का हिस्सा बनूं या मैं गायक बनूं या मैं स्क्रिप्ट राइटर बनूं। मैंने सब चीज़ें हॉबी तक ही सीमित कर दी। फिर एक वक्त और आया, आप जैसे लोग, कानपुर के और भी लोग रंगमंच पे हैं, मुझे बीच बीच में कि कुछ कर लो, एक नाटक कर लो, अच्छा ये कर लो, शायद ये मेरे संबंध रहे आप लोगों से, अच्छा लगता था सुन के। लेकिन एक वक्त आया कि जब मुझे लगा कि चलो मैं कानपुर में बैठा हूँ, लिख ही दूँ। होता है ना, अंदर से कचोटता है आपका मन, कुछ राइटिंग ही करते। उसके लिए मुझे मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए मुझे रंगमंच पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर पे अपना मन के कुछ ख्याल हैं तो मैं अच्छा लिख लेता हूँ या अच्छा गा लेता हूँ, कुछ तो करूँ, मैं अपनी कला को मारूँ नहीं। तो फैज़ अनवर अपने ये यूपी के हैं और आपने उनका नाम सुना होगा, सोनू निगम के साथ उनका दीवाना म्यूजिक एल्बम अच्छा बहुत बड़ा हिट था। और तुम बिन के सारे गाने उन्होंने लिखे और दबंग तक उनकी काफ़ी कामयाबी रही। तो दो मौके ऐसे आए, एक बार लखनऊ में मैं उनसे मिलने गया था और एक बार मुंबई में उनके घर पे, जहाँ पे वो मुझे ऑफ़र कर रहे थे कि तुम मेरे साथ असिस्ट करो, डायरेक्शन का काम संभालो, या तुम इतने पढ़े लिखे हो, समझदार हो। फिल्म इंडस्ट्री में खाली स्टेज आर्टिस्ट का काम नहीं है, ये तुम्हारी या आम लोगों की छोटी सोच है। यहाँ पे कमर्शियल एस्पेक्ट पे भी बहुत काम है, म्यूज़िक में बहुत काम है और हाँ, अकाउंटिंग के, टैक्स के बहुत से नियम कायदे कानून जानते हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति अगर हम लोग के साथ जुड़ता है तो हमें भी फ़ायदा हो, तुम्हारी भी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बड़ा प्रेरित किया उन्होंने, लेकिन नहीं, कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। आप जैसे लोग हैं, मैं बरुआ जी आपके लिए कह रहा हूँ, आप जैसे लोग हैं जिन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है कानपुर में, मैं कई साल से देख रहा हूँ। कोरोना काल में भी आप चुप नहीं बैठे कि आपने घर घर जाकर उन रंगमंच के कलाकारों को सम्मान दिया है जिनको कि आज शहर भूल चुका है या शहर उनकी प्रतिभा को कभी जान ही नहीं पाया। आपका हर साल, हर 6 महीने में कोई एक ऐसा आयोजन करना जिसमें कि ये लोग जो हमारे लीजेंड हैं शहर के, यूपी के, जिनके फिल्मों तक में बड़े बड़े किरदार और नाम रहे, आज वो गली मोहल्लों में कहीं एक कोने में ज़िंदगी काट रहे हैं। जाने से पहले वो कितनी विरासत दे सकते हैं हम लोगों को, इसका हम लोग को अंदाज़ा तक नहीं है। आपने उनका सम्मान किया, आपने उनको ढूंढा, उनको आपने लोगों के सामने किया, आपके अपने इस प्रोग्राम के द्वारा लोगों तक वो पहुंच रहा। और एक दिन मैं जानता हूँ ये 175 एपिसोड पूरी ज़िंदगी रहेंगे, मैं रहूँ ना रहूँ, आप रहें ना रहें।
तब लोग एक दिन कहेंगे अच्छा ये वो थे, अच्छा इन्होंने इस फिल्म में काम किया था, अच्छा ये उनके गुरु थे जिनके हम आज फिल्मों में गाने सुनते हैं या देखते हैं या उनको फिल्मों में काम करते देखते हैं। तो ये आप जैसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों को ऐसे ढूंढ लाते हैं और यहाँ बैठा देते हैं और अपने दबे हुए वो जो राज है वो भी बुलवा लेते हैं। ये आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो फिर आपने एकेडमी अपनी कब खोल ली, फिर सोचा कि अब चलो पढ़ाते पढ़ाते मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाऊं, उसका रुझान आपको कैसे ऐसा आया? होता है हर एक आदमी की जीवन में एक समय जरूर आता है जहाँ पे उसको लगता है कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, अपने तरीके से कर सकता हूँ, मुझे और बेहतर देना है। और जो कला प्रेमी होता है जिसके अंदर सरस्वती का वास होता है, चाहे एक अंश मात्र क्यों ना हो, वो कभी भी आइडल नहीं बैठ सकता है, वो आलस नहीं कर सकता, वो हमेशा कोशिश करेगा मैं कुछ करता रहूं, कुछ और बेहतर दूं और क्या अच्छा परोसा जा सकता है। तो मेरे मन में ये विचार इस तरीके से आने लगा कि अगर रंगमंच पे नहीं, फिल्मों में नहीं, तो अपने शहर में मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चों को एक अच्छा सेटअप दूं जिससे कि वो करियर बना के अपने परिवार को संभालें, अपने परिवार का, शहर का, समाज का विकास करें और फिर इच्छाएं भी पूरी करें। साथ ही साथ उनके अंदर कोई भी हुनर हो, कोई भी कला हो, वो मरे ना। वो मैं अपने एक इंस्टीट्यूट में ही कर सकता हूँ। मैं किसी के साथ एसोसिएट होके अगर अपनी इच्छाओं पे थोपूंगा तो वो एक दिन शायद झगड़े का कारण बनेगा। तो फिर मैंने स्काई एकेडमी अपना डेवलप किया। ये किस सन में किया? और ये मैंने 2006 में किया, 21 अगस्त को। तो आज 15.5 साल हो गए हैं और आप सब लोगों की विशेष से। तो इसकी एक ही ब्रांच है कि कहीं और भी आप हैं? हमने इसको यहीं तक सीमित रखा है। मेरा मानना है कि सरस्वती को लेने के लिए आपको चल के आना पड़ेगा, सरस्वती आपके यहाँ नहीं जाएगी। नहीं, हमने कोई ब्रांचेस इसलिए नहीं खोली क्योंकि ब्रांचेस ज़्यादातर तब खोली जाती हैं जब आपका कमर्शियल एस्पेक्ट होता है। मैं इधर से भी कमा लूँ, उधर से भी कमा लूँ। मुंबई की भी कोई ब्रांच नहीं है, मुंबई है। हाँ, बड़े इंस्टीट्यूशंस एक ही होते हैं। हाँ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाते हैं ब्रांचेस उनकी होती है। निश्चित बात, ब्रांच होने पर आपकी बात, आपकी जो भी चीज़ आप लोगों को देना चाहते हैं ज़्यादातर लोगों तक पहुंचती है। लेकिन फिर क्वालिटी में भी फर्क आ जाता है, आप भी थकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ अवेलेबल हो सकता हूँ, तो जिस तन मन धन शिद्दत से मैं यहाँ सुबह से शाम काम कर पाता हूँ, अगर मैंने ब्रांचेस खोली तो शायद मैं पैसा ज़्यादा कमा लूँगा, शायद नाम भी ज़्यादा कमा लूँगा, मगर बच्चों को मैं फिर शायद वो क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा, वो डिसिप्लिन नहीं रख पाऊँगा जो मैं आज की डेट में रखता हूँ, वो रिजल्ट्स नहीं रख पाऊँगा। तो इस 15.5 साल में ना सिर्फ स्काई एकेडमी के नाम से हमने हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों के बच्चों को पढ़ाया, तमाम बच्चे यहाँ से सीए बन के गए, डिफरेंट कोर्सेज में गए। अपनी कॉमर्स की एकेडमी है तो कॉमर्स के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, और जो अच्छे मार्क्स नहीं भी ला पाया वो अगर व्यवसाय में गया तो अच्छा व्यवसाय कर रहा है। जो व्यवसाय में भी नहीं गया, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, वो अपने अपने घरों में अच्छा काम कर रही हैं, हाउस मेकर हैं। वो कॉमर्स की जो पढ़ाई करके गई, उससे एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे वो अपने परिवार घर को कैसे मेंटेन करें। शायद मुझे लगता है ये वो मैं जो कर रहा हूँ उससे बेहतर है जो मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाके करता या मैं रंगमंच पे करता। वो शायद मैं अपने लिए करता, मैं दूसरों के लिए, मैं 15 साल से दूसरों के लिए कर रहा हूँ, इसका मुझे ज़्यादा संतोष है। और इस 15 साल में मैंने इस बात का भी बेहद ध्यान रखा है कि अगर क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कला है, चाहे लिखने की, चाहे गाने की, चाहे एक्टिंग करने की, तो मैं उसको अलग बुलाकर उसकी उस कला को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दूं। और अगर कोई गलत ख्वाब पाले बैठा है, अपने समय में चला मुरारी हीरो बना,
तो उसको सही समय पे बता दूं कि देखो तुम जिस तरीके का गाना गाते हो वो कोरस लायक भी नहीं है, या तो मेहनत करो 10 साल या रुक जाओ, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, वरना ना उधर गिरोगे नहीं इधर करो। युवा भ्रमित है और भ्रमित ना हो, ये मेरी अपनी कोशिश है। बहुत अच्छी बात है। तो और रंगमंच पे मतलब आप थोड़ा सा रंगमंच पे आप इधर से एकदम से बंद कर दिया रंगमंच को आप? बिल्कुल ही बंद समझिए, बिल्कुल ही बंद समझिए, लेकिन मगर जैसे कोई और बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूँगा, आपका भी जवाब उसमें शामिल कर लूँगा। मैंने अभी बीच में बोला था, फिर बोल रहा हूँ, जब मैं क्लास में एंटर करता हूँ दरवाजे से, तो लाख मेरे दिमाग में कोई समस्या चल रही हो, मैं थका हूँ, शायद बीमार हूँ, शायद शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा हो, मैं जब क्लास में आ जाता हूँ तो मैं यही मान के आता हूँ कि मैं स्टेज पे आ गया हूँ एंड शो मस्ट गो ऑन, और मैं उस समय भूल जाता हूँ कि मेरी क्या तकलीफ है, मेरे क्या दर्द हैं। जो है ये बच्चे हैं, ये आज की डेट में दर्शक हैं और मेरे से बड़ी उम्मीद लेके आए, मुझे अपने इस टीचर के किरदार को कैसे भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। कुछ वो शब्द जो इनको झकझोर दें वो बोलने हैं, उस लहजे में बोलने, उस तारतम्य में बोलने जो एक एक्टर ही बोल सकता है, जिससे कि उनके कान में वो शब्द पूरी तरीके से जाए। तो मैं रोज जी रहा हूँ किरदार कैरेक्टर। और बच्चों के लिए मैंने अभी एक कोरोना काल के पहले रोटेड क्लब ऑफ स्काई अकेडमी, उसका एफिलिएशन लिया है। अमेरिका की संस्था है रोटरी क्लब, उन्होंने हमें उसका एफिलिएशन दिया हमारे बच्चों की प्रतिभा या उनके जीते हुए अवार्ड्स को देखते हुए। अच्छा। तो उसमें मैंने बच्चों को जोड़ना शुरू किया है और निश्चित तौर पे इस संस्था के द्वारा हम बच्चों को उनको वो प्लेटफॉर्म देंगे जिस प्लेटफॉर्म के वो हकदार हैं। लेकिन अभी कोरोना काल और लॉकडाउन में पढ़ाई का बड़ा नुकसान हुआ है, तो मैं चाहूँगा पहले बच्चों की पढ़ाई उस स्तर पे वापस लौटे जो स्तर पहले हुआ करता था। ये काम तो आगे भी हो सकता है। फिर भी अलग अलग संस्थाएं जो हम लोगों को इनवाइट करती हैं या बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाती हैं स्काई अकेडमी में, वहाँ मैं भेजता रहता हूँ बच्चों को। बहुत अच्छी बात है, बच्चे सक्सेसफुल भी हैं। चलिए, अच्छी बात है जो आपने समय दिया। एक छोटे से भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय हमें दिया, उसके लिए एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। ये हमारे तरफ से छोटा सा बैठे उससे बहुत बहुत धन्यवाद बरुआ जी। नहीं, आप इतना काम, चलिए बच्चों को नहीं थिएटर से बच्चों को भविष्य दे रहे हैं, पढ़ाई के माध्यम से इतनी बड़ी एकेडमी चला रहे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा। और बच्चों को मैं एक मैसेज भी दे रहा हूँ। हाँ, वो आपकी बच्चों, कला सब में होती है, तुम बताते हो, लोग नहीं बताते होंगे। पहली, दूसरी, तीसरी प्रायोरिटी लाइफ में करियर है, फिर बाकी चीज़ें हैं बाद में। क्योंकि बहुत से कलाकार करियर नहीं बना पाए, आज उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो बहुत दुखदाई है, तो बहुत खलता है उस समय जब बुढ़ापे में दवा के पैसे नहीं होते। कई कलाकारों को इससे गुजरना पड़ा है, इसलिए पहले करियर पे ध्यान दें। और एक छोटा सा गीत आपके लिए। हाँ जरूर। एक मुखड़ा। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ गुरुर्विष्णु
श्री गुरुवे नमः।